नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे 21 जून 2023 को हमारा एनटीए नेट जेआरएफ के लिए योग विषय में जो एग्जाम हुआ था उसकी हम तैयारी शुरू करेंगे। इस एग्जाम की टाइमिंग आफ्टरनून में थी, 3 से लेकर के 6 बजे तक के आसपास था टाइम। 3 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे योग पेपर को। इसमें हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे आज, पार्ट 1, जिसमें 1 से लेकर के 10 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। हो सकता है आपके पास जो पीडीएफ हो उसमें पहले 1 से 10 क्वेश्चंस कुछ और हो, मैं करवा रहा हूं वो और हो, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं आगे पीछे मिलते हैं हमेशा ही। जब भी एनटीए एग्जाम करवाती है तो आगे पीछे हो सकते हैं, बट क्वेश्चन जो है सेम रहेंगे, क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस पेपर का कंप्लीट वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट 1 से पार्ट 10 तक मतलब 100 के 100 क्वेश्चन पे जो है डिस्कस फॉर्म में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ के अंतर्गत योग विषय में अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप अभी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको हम पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवाते हैं पेपर 2 और पेपर 1 के लिए। पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपको स्पेशल रिकॉर्डिंग पूरे सिलेबस की, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग, क्विजेस, क्वेश्चन आंसर आप खुद कर सकते हैं 24/7, कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज अरेंज किए गए हैं। और साथ में पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है डेप्थ में एनालिटिकल वीडियोस आपको मिल जाती है, जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम का, वो सारा का सारा इसमें मिल जाता है। ये 1 साल की फीस जो है 12,000 रुपीज है, इसमें आपको मिल जाता है। इसके साथ में यदि आप पेपर 1 भी करने के इच्छुक है तो पेपर 1 हम आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में करवाते हैं। तो ये जो है सभी पेपर्स के लिए कॉमन होता है, चाहे आपका कोई भी पेपर है सबके लिए कॉमन होता है, चाहे योग है, संस्कृत है या इसके अलावा कोई पेपर है। तो आपके कोई अन्य जानकार है उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो पेपर 1, जिसमें आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग और क्विजेस इसमें भी मिलती है। तो ये तीनों चीजें मिल जाती है। ये आपको 12 मंथ्स के लिए ओनली 5,000 रुपीज में, 5,000 रुपए में, 5K में अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर अपना कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि आपकी क्वायरी सोल्व हो। सबसे पहले दिया गया है आपके सामने प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले। यहां पर कहा गया कि गुदा को जो है विवृत कर उसमें आधी उंगली अंतर स्थापित कर इसे तब तक घुमाना चाहिए जब तक गुदा जो है एनएस स्फिंक्टर जो है रिलैक्स न हो जाए। आप इंग्लिश में प्रश्न देख सकते हैं, हिंदी में भी है। हिंदी की लैंग्वेज अभी एग्जामिनर थोड़ा टफ कर दी है, तो इसलिए आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं इसको समझने के लिए। तो दोनों लैंग्वेज दी गई है आपके सामने। तो यह क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हठ रत्नावली से हठ रत्नावली में अष्टकर्मों का वर्णन किया गया है, जिनमें से एक चक्री क्रम है। चक्री क्रम अष्टकर्मों के अंतर्गत, ये ध्यान रखेंगे। अष्टकर्म है हठ रत्नावली में, अष्टकर्म जैसे षटकर्म होते हैं ऐसे शुद्धि क्रिया के रूप में अष्टकर्म है। ये आपका कल को प्रश्न बन सकता है। शुद्धि क्रम या शुद्धि क्रियाएं जो है 6 क्रियाएं होती है। षटक्रम, षटक्रम कहां होता है ये भी पता होवे। षटक्रम कहां कहां है? हठ, प्रदीपिका और घेरंड संहिता, इनमें आपको षटक्रम देखने को मिलता है। और अष्टक्रम जो है हठ रत्नावली, हठ रत्नावली जो कि श्रीनिवास योगी जी द्वारा लिखी गई है। तो ये पता होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसके अलावा आपको स्थल बस्ती क्या है बोले तो एनएस से संबंधित है, वो भी उसमें कुछ ना कुछ एनएस मार्ग से एयर होगी तो वायु बस्ती बोलते हैं या शुष्क बस्ती बोलते हैं। अगर जल होता है तो उसको हम क्या बोलते होते हैं? जल बस्ती बोलते थे, कोई मेडिसिन आदि डालते तो। जैसे स्थल बस्ती है, स्थल बोले तो जमीन पर करने वाली, जल में नहीं होगी, मतलब ये वायु बस्ती का रूप होगा, यहाँ पर वायु के थ्रू होगा। इसी प्रकार हठ रत्नावली में 2 प्रकार की नौली दी गई है, अंतः नौली, अंतः और बाह्य। बाह्य को उन्होंने भारी बोला है, भारी, भारी नौली ऐसा करके बोलते हैं, जिसका मतलब ये बाहर है। तो वो थोड़ा सा संस्कृत में बोलने के चक्कर में थोड़ा वर्ड को घुमा देते हैं, अंत को अंतर्नौली बोलते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। आधार शोधन जो होता है एक तरह से मूल शोधन की क्रिया है, यहां पर क्रम के रूप में नहीं डिस्कस किया गया। आधार शोधन जस्ट केवल चक्रीय क्रम या स्थल बस्ती आदि होती है, इनसे जो है मूल आधार होता है उसकी शुद्धि हो जाती है हमारी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर वशिष्ठ संहिता में जिन कुंभकों का वर्णन है वे हैं
तो ध्यान दो, यहां पर फिर से गलती है, वशिष्ठ संहिता होता है, यहाँ हिंदी में क्या बना दिया, वैशिष्ट बना दिया। तो कभी कभी विद्यार्थी जो है असमंजस में हो जाता है। ये तो छोटी सी मिस्टेक है, अंडरस्टूड हो सकती है, बट कई बार ऐसा होता है कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक ऐसा टिपिकल वर्ड जो होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा होता, तो विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो दोनों लैंग्वेज देख ले। अगर वो फंस रहा है किसी क्वेश्चन में, तो एग्जाम में वो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन, उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर सकते, तो दोनों में कन्वर्ट कर ले। तो वशिष्ठ संहिता में जिन कुंभों का वर्णन है, पहली बात तो वशिष्ठ संहिता है क्या? वशिष्ठ संहिता वशिष्ठ ऋषि और उनके पुत्र शक्ति, उनके बीच में संवाद है। उनके बेटे का नाम है, पुत्र है शक्ति, उनके बीच में शक्ति जो है अपने पिता वशिष्ठ से कहते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे जो है अंतिम ज्ञान दीजिए, इस तरीके से मुक्ति को पाए। तो अष्टांग योग की चर्चा होती है वहां पर। अष्टांग योग, अष्टांग योग कौन सा? वही महर्षि पतंजलि वाला, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसे करके चलता है। तो इसमें कुंभक कितने हैं? तो वशिष्ठ संहिता में कुंभक का कोई डिस्कशन नहीं है कि 8 है, 10 है, 15 है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो कुंभक जो है न तो उज्जाई है, न ही कोई भ्रामरी टाइप में, ना ही कोई मूर्छा टाइप में। तो एक दो बातें जो होती है वो लगभग हर ग्रंथ में मिलती ही मिलती है, केवली और सहित। केवल कुंभक यानी केवली, और सहित बोले तो रेचक पूरक आदि के साथ में जो होता है। तो ये तो हमेशा ही हर जगह मिलती है, हर ग्रंथ में, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सहित बोले तो रेचक पूरक कुंभक हो जिसमें तीनों, और केवली जिसमें ओनली कुंभक की स्टेट हो, वो केवल कुंभक कहलाता है। तो ये तो हर जगह ही मिलेगा अपने को। तो इस प्रकार से बी और डी जो है अपना राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है और बुक में दिया भी हुआ है, ठीक है, अलग से नहीं है। इसके अलावा कल को आपसे प्रश्न एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं, जैसे वशिष्ठ संहिता में कुंभक हो गया, तो अंग कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ऐसे करके अंग दिए गए हैं। अब इनकी एक खासियत है, इनके आगे आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 7वां ध्यान और 8वीं समाधि होती है। तो यम, नियम और आसन तीनों की तीनों 10-10 है। यम भी 10 दिए हैं इस पुस्तक में, नियम भी 10 है, आसन भी 10 है। इन सबको डिस्कस करना यहाँ पर उचित नहीं होगा, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप इनको चेक करेंगे कौन कौन से 10 है, एक्चुअल नेम पता होना चाहिए। अब प्राणायाम देखो 4th नंबर पर आता है, तो प्राणायाम के आगे इन्होंने कहे 3 भेद से होता है। कितना? कौन कौन से? 3 कौन से? रेचक, पूरक और कुंभक, ऐसे करके इन्होंने 3 क्रमांक किए। परंतु यहां पर ध्यान रखना, प्राणायाम के 3 प्रकार इस प्रकार से रेचक, पूरक, कुंभक दिए हैं। बट ये कुंभक को फिर आगे जाकर के 2 कैटेगरी करते, कहते एक तो वो कुंभक जिसको हम किसी के साथ में करें, जैसे सांस लेकर के होल्ड किया और फिर जो है निकाल दिया, मतलब रेचक पूरक के साथ में कुंभक किया, तो सहित कुंभक। और एक ऐसा कुंभक होगा जिसमें रेचक पूरक की नीड नहीं होगी, फिर भी वो कुंभक हो, ओनली कुंभक बोले तो केवली कुंभक। तो इस प्रकार से 2 कुंभक हो गए। ऑप्शन के अनुसार हमारा बी डी उत्तर ठीक हो गया, माने ऑप्शन 2। प्रत्याहार किस नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर आता है। तो प्रत्याहार 5th नंबर पर आ रहा है, तो प्रत्याहार 5वें नंबर पर है, तो इसकी एक संख्या कम कर दो। प्रत्याहार 4 प्रकार बताए गए। धारणा 6ठे नंबर पर है, इसका 1 नंबर कम करो, 5 प्रकार की धारणाएं हैं। ध्यान 7वें नंबर पर है, तो ध्यान के 1 नंबर कम करो, 6 इसके प्रकार हैं। समाधि समतावस्था कही गई है, समतावस्था इसके कोई प्रकार नहीं बताए, समतावस्था बोली गई है, इसके कोई प्रकार नहीं, टाइप नहीं है। तो ध्यान के बारे में एक बात और नोट करना कि यहां पर ध्यान मूल रूप से 2 प्रकार है। अब आपका क्वेश्चन कैसे बनता है उसी तरीके से आपका उत्तर बनेगा। एक सगुण ध्यान की बात होती है, एक निर्गुण की बात होती है, बिना गुणों के। तो जो सगुण है वह आपका 5 प्रकार से और निर्गुण 1 प्रकार से, इस प्रकार से टोटल 6 प्रकार का ध्यान होता है। तो इसको अच्छे से समझें कॉन्सेप्ट को, तो एग्जामिनर जैसे भी आपको प्रश्न देता है उसी तरीके से आपका उत्तर होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिए कि जितना पढ़ते हैं केवल उसी तरीके का क्वेश्चन नहीं आता, एग्जामिनर अपनी सोच से क्वेश्चन बनाता है। जो भी आपने पढ़ा है उस बेस पर आपको उत्तर देना होता है, उन सब का यूज करके आपको जो है एक कंबाइंड फॉर्म में यूज करके सारी नॉलेज को उत्तर देना होता है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर संख्या जो है आगे पीछे मिल सकती है, परंतु आपको मिलाना है क्वेश्चन आईडी को। क्वेश्चन आईडी जो है वो आपके सभी के एग्जाम में पेपर में जो सेम रहेगी, यहीं से आपका क्वेश्चन पता लगे कि आपका कौन से नंबर पर है कौन से नहीं। मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें 3रे नंबर पर ये क्वेश्चन है, परंतु आप आईडी से मिलाते जाएंगे। यहां आईडी मैंने शो कर दिया आपके सामने। तो क्वेश्चन दिया गया है, कहता अरेंज द फिजियोलॉजिकल स्टेप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आफ्टर द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ धोती क्रिया। तो जो धोती क्रिया करने के पश्चात में कहते आपके शरीर में जो पाचन तंत्र की क्रियाएं होती है वो किस क्रम में होती है वो बताओ। तो यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा जानबूझ के घुमा दिया है,
आप धोती नहीं भी करते हैं तो भी यही सेम सीक्वेंस होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेते होते हैं, इंजेशन बोलते होते हैं, इनटेक, इंजेशन, अंदर लेते होते हैं पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर भोजन जो है डाइजेस्ट बोले तो उसका ब्रेकडाउन होना शुरू करता है। जैसे आप डाइजेशन का मतलब कभी भी ये मत सोचना कि पचना बोले तो भोजन पक करके तैयार हो गया। डाइजेशन का सिंपल अर्थ है कि टूटना, ब्रेकडाउन, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में तोड़ देना, इस डाइजेशन। अब डाइजेशन कैसे होता है, जैसे ही आप मुंह में भोजन रखते हैं तो आपके मुख में भोजन जो है दांत तोड़ने लग जाते हैं, ब्रेकडाउन कर देते हैं। आगे जाता है तो स्टमक ब्रेकडाउन करता है। सो ऑन, ऐसे ऐसे ब्रेकडाउन होता रहता है लास्ट पार्ट तक, जहां तक सेल लगी होती है वहां तक डाइजेशन होता रहता है आपका, तो ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो अगर मुंह की बात करें तो मुंह में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्टार्च, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले मुख से स्टार्ट हो जाता है। ये एनाटॉमी की बातें, एक्स्ट्रा बातें याद रखना। ठीक है, तीसरी बात अगर करें तो डाइजेस्ट जब हो जाता है तो हमारे शरीर में क्या करेगा, डाइजेस्ट होने के बाद में आंतें उसको अवशोषित करती है, मतलब अब्जॉर्ब करती है, अब्जॉर्ब करती है, अब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं वो होगा। अब्जॉर्प्शन के बाद में माने अवशोषण हुआ, अब वो सोख लिया जाएगा आंतों के द्वारा, वो जो है लीवर के पास लेकर जाया जाएगा और लीवर उसको हार्ट की तरफ डाल देगा और हार्ट से वो पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू जाएंगे सारे न्यूट्रिएंट्स। और जहां जहां पर जिस भी सेल को जरूरत है जितने न्यूट्रिएंट्स की, वो सेल जो है उतने न्यूट्रिएंट्स रख लेंगे और न्यूट्रिएंट्स रख करके क्या करेगी, सेल अपना डिवीजन करेंगी, मतलब एक सेल से दो, दो से चार, छह, आठ, ऐसे सो ऑन बढ़ते जाएंगे। तो मतलब शरीर ने उस न्यूट्रिएंट्स को अपना लिया, अपनाने को बोलते हैं कि अपना अंग बना लिया, बोले तो एसिमिलेट कर लिया, एसिमिलेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद में अंग बना लिया, उसके बाद में जो भी हमारे शरीर में से खराब चीज थी, अब छोटी सेल, छोटी छोटी सेल है, उन्होंने जो पार्टिकल न्यूट्रिएंट्स रखे उसको बर्न करके, जैसे कोयले को जला करके राख बनती है, लकड़ी को जला करके राख बनती है, तो सेम ऐसी सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचे उन सबको बर्न आउट करके जो है जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगा CO2 के रूप में या अदर कंपोनेंट्स के रूप में, वो सारा का सारा बाहर निकाल के ब्लड के थ्रू होते हुए सारा जो है वापस लाया जाएगा, या तो लंग्स के थ्रू निकालेंगे या हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके थ्रू निकालेंगे, तो डिफिकेट किया जाएगा, सारा का सारा डिफिकेशन, डिफिकेशन होगा, बोले तो एक्सक्रीट होगा, मल निकलेगा, एक्सक्रीट होगा। तो इस रूप में हमारा शरीर जो होता है रिस्पॉन्स करता है, नेचुरली ऐसे रिस्पॉन्स करता है। बट यहां पर एग्जामिनर ने जानबूझ कर जो थोड़ा क्वेश्चन को घुमाने के लिए धोती से जोड़ दिया ताकि बच्चा सोचे कि धोती के साथ में क्या होता है। शरीर धोती करोगे तो ये क्रियाएं ज्यादा अच्छे से होंगी, नहीं करोगे तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगी, है ना। इतना सा ही है कि अगर आप योगिक प्रैक्टिसेस करोगे तो ये अच्छे वेल बैलेंस तरीके से होंगी, अगर नहीं करोगे तो इनमें से कुछ क्रियाएं जो है ऊपर नीचे हो जाएंगी। ऊपर नीचे का मतलब कि इम्बैलेंस हो जाएंगी, सीक्वेंस सेम रहेगी, सीक्वेंस सेम रहेगी, चाहे कोई बीमार आदमी भी है उसमें भी सेम सीक्वेंस रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहां पर देखो, अब क्वेश्चन को करना है, इंजेक्शन को किस नंबर पर दिया गया है, बी के नंबर पर दिया गया, तो इंजेक्शन के आगे बी लिखिए आप, डाइजेशन के आगे क्या लिखा गया है, ए लिखा गया तो ए लिखिए, अब्जॉर्प्शन के आगे लिखा गया है ई, तो ई लिखिए, एसिमिलेशन के आगे सी लिखा गया है और डिफिकेशन के आगे डी लिखा गया है। तो अब यहां से बी ए ई सी डी, तो यहां पर अपना प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट होगा, जैसा कि आपकी सीक्वेंस बन रही है यहां पर, ऑप्शन नंबर 2 बी ए ई सी डी। इसमें मैंने प्रश्न को हिंदी में भी मेंशन किया है नीचे, तो हिंदी वाला भी आप पार्ट जो है देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर अकॉर्डिंग टू गेरेंट संहिता विच प्रैक्टिस आर हेल्पफुल टू रिमूव द डिसऑर्डर ऑफ फ्लैगम एंड प्रोवाइड दिव्य दृष्टि। तो यहां पर कहा गया कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है गेरेंट संहिता के अनुसार जिनसे कफ विकार और दिव्य दृष्टि वो प्रदान करें। तो सबसे पहले तो यहां पर ये देख लीजिए कि वातसार और वारिसार का इसमें कोई रोल नहीं है, दोनों में ए और बी तो उत्तर नहीं होगा। तो ए बी अगर उत्तर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ना तो ऑप्शन मेरा एक हो सकता राइट और ना ही मेरा दो हो सकता, ये दो चीज हो गई। इस प्रश्न को समझना, ठीक है, तो ये दो चीज तो ऑप्शन नहीं होगी, आप चाहें तो इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं होगी। और अगर बात की जाए तो इसमें नेति की बात करें तो नेति के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं गेरेंट संहिता में, जिसमें कहा गया है कि एक तो इससे खेचरी की सिद्धि होती है, खेचरी सिद्धि होती है, खेचरी बनती है इससे, ठीक है, खेचरी सिद्धि होगी, कफ दोष नाश होते हैं, कफ नाश होता है और दिव्य दृष्टि मिलती है, दिव्य दृष्टि मिलती है। ये इसके एज पर गेरेंट संहिता, गेरेंट संहिता के अकॉर्डिंग इसके ये बेनिफिट है। तो यहां पर कहने का मेरा अभिप्राय है कि सी उत्तर होगा ही होगा, ऑप्शन नंबर सी होना ही होना है उत्तर। ऑप्शन नंबर सी होगा तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो सी एंड डी उत्तर होना चाहिए, सी एंड डी। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 4 में डी एंड ई है, माने सी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी आपका उत्तर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक बनता है, परंतु इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अभी उत्तर नहीं आया है,
कि क्या कहते हैं कि जिससे कफ नाश हो और दिव्य दृष्टि मिल जाए, ऐसी प्रैक्टिस। तो दंड धोती हो सकती है क्या? दंड धोती में कफ नाश होता है, कफ नाश होता है, बिल्कुल होता है दंड धोती से। तो इस रूप में तो सी और ई होना चाहिए, बट दंड धोती से दिव्य दृष्टि नहीं मिलती, इसलिए ये ई नहीं हो सकता। खेचरी की बात करें तो खेचरी में न तो कफनाश होता, कफनाश बिल्कुल नहीं होता, और दृष्टि से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। वो ये जरूर कहते हैं कि खेचरी मुद्रा का मतलब है कि जीभ को जो है भ्रूमध्य में लगा लो और दृष्टि को भ्रूमध्य कर लो, मतलब आईब्रोज में देखो, तब खेचरी होती है। बट दिव्य दृष्टि मिल जाएगी ऐसी कोई बात नहीं करते खेचरी के बारे में। तो इस प्रकार से खेचरी भी उत्तर नहीं होना चाहिए। बट एग्जामिनर ने जो है क्वेश्चन कुछ या तो गलत हुआ है बनाने में या कुछ और गड़बड़ हुई है, तो ये क्वेश्चन गलत है अपने आप में। कहने का मतलब है कि पूरा क्वेश्चन गलत था। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं अच्छे से इसको। फिर से मैं आपके सामने ऑप्शन डिस्क्लोज कर देता हूं सारे के सारे, यहां इनको देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन ये बिल्कुल गलत है। तो कभी कभी एनटी ऐसा हर बार लगभग करती कि एक आधा क्वेश्चन इस तरीके से बनाती है जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, जो हर हाल में गलत है, कोई उसका राइट उत्तर नहीं है। किसी भी बुक में खेचरी के बारे में ये नहीं दे रखा, ठीक है? तो या फिर नीति के बारे में ऐसी चीजें दे रखी है केवल, और खेचरी के बारे में नहीं है। तो खेचरी का ऑप्शन जो है हमारा राइट रोंग होगा, तो इसका मतलब सी भी उत्तर नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सारे ऑप्शन रोंग है, सारे ऑप्शन रोंग है, पूरा का पूरा प्रश्न ही कंप्लीट है। आपके पास जो भी पीडीएफ है उसमें अगर देखना चाहे तो इसकी क्वेश्चन आईडी जो है 100060, ये इसकी क्वेश्चन आईडी है, वहां पर इसको मैच करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा रोंग था। इस क्वेश्चन को मैंने डेप्थ में एक्सप्लेन कर दिया क्यों रोंग है, किस कारण से। आप चाहें तो बुक में खुद देख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर कहा गया है हठ प्रदीपिका में प्राणायाम से पूर्व किस स्थिति वाले व्यक्ति को षटक्रम का अभ्यास करना बताया गया। कहते हठ प्रदीपिका में पहली बात तो चतुरंग योग यानी कि 4 प्रकार के योग के अंगों का वर्णन है। चतुरंग योग का मतलब यहां समझना कि 4 अंग है योग के उस अर्थ में। तो क्या क्या है? एक तो सबसे पहले आसन की बात करते हैं, दूसरा कहते हैं प्राणायाम, तीसरा यानी प्राणायाम बोले तो कुंभक की बात करते हैं, और तीसरा बात करते हैं मुद्रा की, और चौथा बात करते हैं नादानुसंधान की। ये 4 अंग है जिस कारण से कहीं कहीं पर बोलने में आता है कि चतुरंग योग, है ना? हालांकि कहीं पुस्तक में नहीं लिखा है चतुरंग योग, ये भी ध्यान देंगे। तो चतुरंग योग बोलने में आ जाता है कि हठ प्रदीपिका 4 अंगों को फॉलो करती है। उसमें कहते हैं स्वात्माराम जी जो हठ प्रदीपिका के लेखक है, कहते प्राणायाम कुंभक आदि जो करता है, कहते इससे पहले कुछ लोगों को कहते क्या कर लेना चाहिए, षटक्रम कर लेना चाहिए। षटक्रम, षटक्रम एक स्वतंत्र अंग नहीं है, ध्यान रखेंगे, षटक्रम कर लेना चाहिए। पर करें किसको? कहते मेध श्लेष्मा आदि को, मेध और श्लेष्मा जिनका बढ़ा हुआ है आदि को पूर्वम षटक्रमाणि समाचरित अन्यस्तु नाचरितानि दोषाणाम संभावत है, जिनके दोष सम है, सम दोष है, उनको नहीं करना। दोष बोले तो वात पित्त कफ जिनके बैलेंस्ड है उनको नहीं करना, क्योंकि वो तो ठीक है, वो तो डायरेक्ट प्राणायाम कर सकते हैं। परंतु जिनका मेद या श्लेष्मा कफ आदि मोटापा आदि के ज्यादा बढ़ा हुआ है वो जरूर करे इसको। तो यहां पर ये पॉइंट नोट करना है कि मेद और श्लेष्मा जिनका बढ़ा हुआ है। तो ये श्लोक दे दिया है एज इट इज, मेध श्लेष्माधिक पूर्वम षटक्रमाणि समाचरित। ये जो श्लोक है आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम के लिए। 2.21 हो सकता है बुक में ये अलग अलग प्रकाशन में वेरी करता है, कहीं पर 21वां हो कहीं पर 22वां हो, दूसरे अध्याय का 21 22 23 के आसपास ये श्लोक संख्या है। मेरे पास जो पुस्तक है उसमें 21 नंबर है, आप लोगों के पास में हो सकता है आगे पीछे है, वो चेक कर लीजिएगा। तो श्लोक ये कंठस्थ होना चाहिए आपको, क्योंकि अगली बार एग्जामिनर इसी श्लोक को जो है पार्ट में देकर के सीक्वेंस पूछ लेगा श्लोक की, कि सबसे पहले मेध श्लेष्माधिक आएगा या पूर्वम षटक्रमाणि आएगा, है ना, अन्यस्तु नाचरितानि आएगा या दोषाणाम संभावता आएगा। ये ऐसे श्लोक संख्या जो है श्लोक को अरेंज कर सकता है, टुकड़ों में देकर के श्लोक की सीक्वेंस पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखें, 2.21 मेरे पास जो पुस्तक है उसमें है। तो इसी में आपको ये भी जानना चाहिए कि षटक्रम आखिर है कितने। हठ प्रदीपिका और गेरण संहिता दोनों में 6 6 है, दोनों की सीक्वेंस अलग है। मैं यहाँ हठ प्रदीपिका के बारे में बता देता हूँ, गेरण संहिता की आप अपने से चेक कर लेंगे, यानी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। अगर हठ प्रदीपिका का पता लग गया तो गेरण संहिता अपने आप क्लियर हो गई। तो षटक्रम 6 है, दोतिर बस्ती तथा नेति स्त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति सचेतानि षटक्रमाणि प्रचक्षते। इस प्रकार से हठ प्रदीपिका में 6 षटक्रमों का वर्णन किया गया। षटक्रिया बोले तो शुद्धि क्रिया। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब क्योंकि ये 3 ऑप्शन अलग है, ये क्यों है इनके बारे में भी जानना चाहिए। जैसे तंद्रा आदि नाम, ये शब्द आया तंद्रा आदि नाम, तो जहां पर आप त्राटक की बात करते हैं उसमें आता है मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रादीनाम कपाटकम। कहते तंद्रा नींद आदि की जो स्थिति होती है कहते उसको दूर कर देता है। यत्न त्राटकम गोप्यम यथा हाट कपेटकम, माने त्राटक के विषय में ये बात की गई है कि उसको गुप्त रखना चाहिए, और तंद्रा आदि को दूर कर देता है। गुलम प्लीह उद्र आदि की बात आती है, गुलम प्लीहोद्रम च अपि वात पित्त कफोद्भवा, ये आता है बस्ती के विषय में, बस्ती के रिगार्डिंग बात की गई है।
ऐसी बातें आपको पता हो कि किसके रिगार्डिंग बात की है, श्लोक किसका है। अब ये श्लोक आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगली बार कि बताओ जी गुलम प्लीहोदर ये किस क्रिया से संबंधित है, ऐसे शब्द दे देगा। कायस्य कृष्यता, ये जब नाड़ी शुद्धि की बात होती है, नाड़ी शुद्धि की, प्राणायाम से पहले षटक्रम करो या नाड़ी शुद्धि यानी क्लींजिंग करनी है आपको नाड़ी की, उसके रिगार्डिंग बात होती है। तो नाड़ी शुद्धि की बात होती है जब यदा तो नाड़ी शुद्धि स्यात् तथा चिन्हानि बाह्यतः कायस्य कृष्यता कांतिस्तदा जायते निश्चितम। तो दूसरे अध्याय का 19वां जो श्लोक है वहां पर ये चर्चा की है। तो आसपास में श्लोक है, इनके विषय में सारी बातें आपको बताओगे ताकि अगला जो आने वाला एग्जाम है वो आपका बेस्ट हो सके। एग्जामिनर अगला एग्जाम यहीं से क्रिएट करेगा इसी क्वेश्चन को देख करके, तो ये तैयार रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन आईडी दी गई है, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रॉपर सीक्वेंस बतानी है, तो कैसे सृष्टि क्रम हुआ। तो सबसे पहले सांख्य दर्शन दो क्रम मानता है, एक तो प्रकृति है, एक कहता है पुरुष है। दो तत्व है कहते हैं हमारे पास में, प्रकृति पुरुष के मिलन से कहते हैं सबसे पहले महत तत्व, महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व के बाद में अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार के बाद में कहते हैं जब सात्विक अहंकार चरम पर होगा, सतवगुणी अहंकार चरम पर होगा, और एक बार तमोगुणी अहंकार चरम पर होगा, तो दोनों से उत्पत्ति होगी कुछ ना कुछ। तो इसमें सात्विक अहंकार पहले आएगा और फिर जो है तामसिक अहंकार बाद में आएगा। सात्विक रूप सबसे ऊपर होता है, कहता हल्केपन का प्रतीक है, हल्की चीजें सबसे ऊपर मिलेंगी आपको, ठीक है। तो सत्वगुण से क्या होगा, कहते हैं मन और 10 इंद्रिय। 10 इंद्रिय बोले तो कौन कौन सी इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया ये। और तमोगुण से कहते हैं पहले 5 तन्मात्राएं, तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं से आगे 5 महाभूत। महाभूत बोले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ऐसे ये पांचों की सीक्वेंस पैदा होती है। तो ये सृष्टि क्रम है। तो यहां पर सृष्टि क्रम पूछा है, कहता अहंकार, ये रहा ए बोल दीजिए अहंकार को। मह तत्व को क्या बोला इन्होंने, बी बोला, इसको बी बोलिए। पंच महाभूत को इन्होंने सी बोला, सी बोलिए। पंच तन्मात्राओं को इन्होंने ई बोला है, ई बोलिए। और प्रकृति को क्या बोला, डी बोला। तो आ जाओ सर, सीक्वेंस क्या बन गई, डी बी ए ई एंड सी। ये सीक्वेंस जहां भी है वो आपका राइट होगा उत्तर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ही राइट होगा हमारा, वो राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस जाननी है। इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा बातें और जान लेनी है, जैसे पंच महाभूतों की सीक्वेंस क्या, उत्पत्ति क्रम क्या होगा। सबसे पहले हल्की चीजें ऊपर होंगे, आकाश, फिर वायु, आकाश वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ऐसे करके ये पांचों चीजें उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति कहते कहां कहां से होती है, जैसे आकाश के विषय में कहा जाता है कि ये शब्द से संबंधित, शब्द तन्मात्रा से। वायु स्पर्श तन्मात्रा से उत्पन्न होती है कहते। अग्नि जो है कहते रूप से। जल जो है कहते रस से। और पृथ्वी की बात की जाए तो गंधवती पृथ्वी, ऐसे कहा जाता है। कहते पृथ्वी का उत्पादन जो है कहते गंध तन्मात्रा से संबंधित है। ऐसे हो गया। ऐसी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इनके बारे में बताओ। 5 कर्म इंद्रियों की बात करें तो कर्म इंद्रिया कौन कौन सी है, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और वाक, ये हो गया। पानी बोले तो हाथ, पाद बोले तो पैर, पायु बोले तो एनस गुदा जहां से वायु निकलती है, उपस्थ बोले तो जनन इंद्रिय, वाक बोले तो वाणी अथवा मुख के रूप में इसको संदर्भित करते होते हैं, क्योंकि वाणी हमेशा मुख से होती है। ऐसे ज्ञान इंद्रियों की बात की जाए तो ज्ञान इंद्रियों में कौन कौन सा होगा, कहते हैं चक्षु माने जिसको आंख बोलते हैं, कर्ण हो गया हमारा कान जिनको बोलते हैं, घ्राण हो गया जिसको नासिका बोलते हैं, जिह्वा हो गई जिसको हम रस से स्पर्श बोलते हैं, मतलब रसना बोलते हैं जिसको रस लेगी जो, और इसके साथ में त्वचा, त्वक बोलते हैं जो त्वचा स्पर्श का कार्य करती थी। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनके बारे में आपको पता हो तो अगली बार क्वेश्चन क्लियर हो जाए। इस प्रकार से सांख्य दर्शन टोटल 25 एलिमेंट मानता है, 25 तत्व, टोटल 25 तत्व है। मूल तत्व इनके प्रकृति और पुरुष है, और प्रकृति से इन सभी तत्वों की उत्पत्ति होती है जब पुरुष से इसका मिलन होता है, तब प्रकृति से उत्पत्ति होती है। प्रकृति के विषय में बात की जाए, प्रधान कृति है जिसके अंदर 3 गुण है, सत, रज और तम, तीनों गुण हैं। तो सत रज तम, सात्विक राजसिक और तामसिक, त्रिगुणात्मक है प्रकृति। और प्रकृति उत्पन्न करती है, इसलिए ये प्रसव धर्मिणी, मतलब जैसे माँ प्रसव धारण करती है, प्रसव उत्पत्ति करती है बच्चे की, ऐसी प्रकृति उत्पत्ति करती है, प्रसव धर्मिणी बोलते हैं, त्रिगुणात्मक बोलते हैं इसको, ठीक है। सत रज तम तीनों इसी में, और यही सक्रिय भाग माना जाता है, सक्रिय, सक्रिय, क्योंकि रजोगुण है तो वही सक्रिय रहेगा। पुरुष के बारे में कहा जाता है कि ये निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय। और पुरुष जो है त्रिगुणातीत है, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे है, क्योंकि इसमें सत्रस्तम नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, कहते आप अपने मूल स्वरूप में आओ, जहां पर न तो सुख होगा, न दुख होगा, न कोई क्रिया होगी, न कोई इसके अलावा कोई चीज होने वाली की, क्योंकि वो तो बिल्कुल शून्य से भी परे है पुरुष ना, इसलिए कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा योगाभ्यास ऐसा है जिसमें वेलित जिह्वा से अंतःश्वसन किया है। वेलित बोले तो जीभ को घुमा करके, जीभ किसमें घुमाई जाती है, इनमें से एकमात्र शीतली है जिसमें आप जीभ घुमा करके श्वास को अंदर लेते होते हैं,
ठंडा प्राणायाम माना जाता है, ठंडा, इसलिए इसका नाम ही शीतली है। शीतकारी में कैसा होता है, शीतकारी में दांतों को आपस में जोड़ करके होठों को थोड़ा खोल करके सांस लेते हो, ये भी ठंडा है, शीतल है। उज्जाई की बात करें तो इसमें जो है गले से स्पर्श करवाते हुए आवाज थोड़ा सा वायु को अंदर लिया जाता है। प्लाविनी की बात करते इसमें पेट के अंदर, पेट में वायु भरा जाता है जिसके कारण पानी में तैरता है, पानी में तैरता है। और किसकी तरह तैरता है, एग्जाम्पल दिया गया पुस्तक में, पदमवत, पदम पत्र, जैसे पदम पत्र होता है ना, किसका, कमल होता है, वो कीचड़ में कहते डूबता नहीं है, उससे ऊपर उठाता है, कहते ऐसे प्लावनी के द्वारा जो है तैरता रहता है। हठ प्रदीपिका में प्लावनी का वर्णन मिलता है और अन्य किसी भी शास्त्र में प्लावनी का वर्णन नहीं मिलता, मात्र हठ प्रदीपिका में मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऐसी ही बातें कर रहे थे, बाकियों का वर्णन हर जगह मिल जाएगा। प्लाविनी जो है, प्लाविनी, हठ प्रदीपिका, पै से प्लाविनी, पै से प्रदीपिका, मात्र प्रदीपिका में मिलेगा, ये छोटा सा बात को ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, कॉमन सा है, शीतली, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर क्वेश्चन आईडी की बात करें तो 1 4 टाइम्स 0 और 3, ये क्वेश्चन आईडी है इसकी, आप मिला सकते हैं अपने पेपर में। तो स्वात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, कि ये जो है नारद भक्ति सूत्र का कौन सी सीक्वेंस, कौन से नंबर पर सूत्र है, तो ऑप्शन इसका राइट है ऑप्शन नंबर 2, ये दूसरे नंबर का सूत्र है। तो एक बार नारद भक्ति सूत्र के थोड़े से सूत्र दिखा देता हूं मैं आपको स्क्रीन पर। वैसे तो आपको देखो इसमें टोटल कितने सूत्र है, 84 सूत्र है टोटल, नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र है। तो इस दृष्टिकोण से आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए, छोटा सा ही है बिल्कुल, 84 लाइंस है, बिल्कुल छोटा छोटा सा है, भक्ति योग के ऊपर लिखा गया है, चार भक्ति शास्त्र एक तरह से नारद भक्ति सूत्र नारद के द्वारा दिया गया है, तो 84 सूत्र है। तो यहां पर नारद भक्ति सूत्र के बारे में अगर देखें तो देखिए, पहला सूत्र है अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः, दूसरा दिया है सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, तीसरा अमृत स्वरूपा च, ऐसे करके आपको सारे सूत्रों के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या क्या कहां कहां लिख रखे। एग्जामिनर फिर से पूछ सकता है, 2-4 सूत्र दे करके उनकी सीक्वेंस बना सकता है कि पहले दूसरे तीसरे पर सूचीबद्ध करने के लिए दे सकता है ऐसे सूत्र दे करके। छठा जो है यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति, ऐसे करके ये सूत्र संख्या दी गई है। तो आपसे एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम में प्रश्न पूछ सकता है किसी अन्य अर्थ में, तो आप थोड़ा सूत्रों को देख लीजिएगा, क्योंकि 84 लाइन्स हैं, इतनी सारी चीजें रटी है, जहां पर ये भी रट लीजिएगा, रटना ही पड़ेगा, इसको समझ में अपने आप आ जाता है बाद में। ठीक है, पहले आपको कंठस्थ करना पड़ेगा और उसके बाद में जो है आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसके मीनिंग क्या है और क्वेश्चन का उत्तर कैसे देना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सूत्र ये दिया गया है नारद भक्ति सूत्र में। आगे करें इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, आईडी क्वेश्चन आईडी दी गई है। तो यहां कहा गया हठ प्रदीपिका के अनुसार शीतली प्राणायाम किन में लाभ पहुंचाता है। शीतली प्राणायाम, शीतली एक ठंडा प्राणायाम है, याद रखेंगे, ठंडा है तो गर्मी को दूर करेगा, तो बिना कोई दिक्कत के, एक तो ज्वर माने जो गर्मी होती है उसको ठीक करेगा, और एक पित्त इसको ठीक करने वाला है। ए और सी तो उत्तर होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उत्तर निकालना आना चाहिए। ए सी उत्तर होगा ही होगा, ए सी जहां नहीं है वो उत्तर कभी नहीं हो सकता, ए सी जहां नहीं है वो उत्तर नहीं होगा। तो मतलब 1 और 3 दो ही ऑप्शन बचे अभी। और एक ये जो होता है शीतली प्राणायाम, शीतल होता है तो इससे भूख प्यास जो लगती है, क्षुधा तृष्णा आदि लगती है, उनको भी शांत करता है, माने डी भी अपना राइट आंसर होगा इसमें। तो ऑप्शन ए सी डी जहां पर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर यहां माना जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 हुआ। अब जो है शीतल है तो बी कफ को बढ़ाएगा, कफ को तो इंक्रीज करेगा, और तंद्रा ठंडा है, दही आदि चीजें खाते हैं, लस्सी आदि ऐसी शीतल चीजें खाते हैं, भारी भोजन, कफ वाला भोजन, तो आपको थोड़ा सा भारीपन लाता है शरीर में और जिससे नींद आती है। तो तंद्रा तो ये लाएगा, नींद लाएगा, नींद को दूर नहीं करने वाला है। ठीक है, बाकी इसकी पूरी लिस्ट की अगर हम बात करें तो क्या क्या होते हैं इसके अलावा, गुलम पलीह, पलीह। अब यहां ध्यान रखेंगे इसका श्लोक जो है बस्ती से थोड़ा अलग है। बस्ती के श्लोक की स्टार्टिंग थी, अभी पीछे हमने डिस्कस किया है, गुलम प्लीहोदरम। इसमें जो है गुलम प्लीहा आदिक, गुलम प्लीहा आदि अग्नो ज्वरम, तो कहते हैं गुलम प्लीहा अग्नि आदि की कोई दिक्कत है, ज्वर आदि की कोई दिक्कत, ज्वर मतलब बुखार को बोलते हैं, पित्त की कोई दिक्कत है, क्षुधा बोलते हैं भूख को, भूख की दिक्कत है, तृषा बोले तो तृष्णा मतलब प्यास की कोई दिक्कत है, प्यास लगती है, और विष कोई पी लिया, विष आदि ले लिया है, तो कहते उसका विषाणी शीतली नाम कुंभिकेयम निहंती ही, कहते उन सबको नाश करता है। तो यहां पर एक्स्ट्रा लाभ जरूर ध्यान लेंगे, गुलम प्लीहा अग्नि ज्वर पित्त क्षुधा तृष्णा और विष तक की बात करता है, कहता इनसे छुटकारा दिला देगा शीतली प्राणायाम, ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न पर जाने से पहले एक बात और देखना ध्यान से, यहां पर कि कुंभक कितने प्रकार के हठ प्रदीपिका में, हठ प्रदीपिका में कितने हैं, 8 कुंभक। 8 कुंभक और कहां पर है, गेरंड संहिता में। इन दो ग्रंथों में 8 कुंभक मिलते हैं, अन्यत्र कहीं भी 8 कुंभक नहीं मिलते। तो एग्जामिनर ऐसे ही बात करता है कि बताओ किन किन ग्रंथों में 8 कुंभक मिलते हैं। तो हठ प्रदीपिका गेरंड संहिता में 8 मिलते हैं,
हठ रत्नावली है उसमें आपको 9 कुंभक मिलते हैं, और बाकी की लिस्ट है पूरी लंबी, उनको आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो हठ प्रदीपिका के 8 कुंभक कौन से, ये प्रश्न बनता है कभी कभी। सीक्वेंस जान लेना, इसकी श्लोक याद होगा तो सीक्वेंस अपने आप बन जाएगी। सूर्य भेदनम उज्जाई, शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी इति अष्ट कुंभ का 8 कुंभक सीक्वेंस में पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि श्लोक में है सीक्वेंस तो सीक्वेंस पूछ सकता है। तो नेक्स्ट टाइम से 8 कुंभक भी आपके ध्यान में होगी। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आईडी की बात करें तो 100087, ये क्वेश्चन आईडी दी गई है जिसको आप मिला सकते हैं। तो पूछा है जत्रुकीय श्वसन, बोले तो क्लेविकुलर ब्रीदिंग जो होती है उसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये जो है क्वेश्चन कहां से आया, एपीएमबी आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, जिसमें रेस्पिरेशन के बारे में बताए गए हैं, 3 साइकिल दिए गए हैं, 3 चीजें बताई गई है कि एक तो क्लेविकुलर ब्रीदिंग होती है। क्लेविकल कहां होती है, बोन, क्लेविकल जो कॉलर बोन बोलते हैं, तो उसके आसपास की बोन जो होती है ऊपर, वो क्लेविकुलर बोन होती है। कॉलर बोन बोलते हैं आगे की साइड में, ब्यूटी बोन भी कहलाती है ये क्लेविकुलर बोन। और एक होता है थोरेसिक, थोरेसिक जो पिंजरा है हमारा, रिब्स जहां पर होती है, थोरेसिक केज के नाम से जाना जाता है, थोरेसिक ब्रीदिंग मानी जाती है। एक तो होती है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल बोले तो पेट वाली, हालांकि पेट में डायरेक्ट सांस नहीं लाता, डायाफ्रामिक ब्रीदिंग बोलते हैं, डायाफ्राम ब्रीदिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखेंगे, तो 3 ब्रीदिंग होगी। इन तीनों को मिलाने से क्या बनता है, इन तीनों का योग कहलाता है हमारा, पॉइंट नोट कीजिएगा, यौगिक ब्रीदिंग। यौगिक ब्रीदिंग, कल को एग्जामिनर ये प्रश्न पक्का पूछेगा कि यौगिक ब्रीदिंग में बताओ कौन कौन शामिल है। तो क्लेविकुलर, थोरेसिक और एब्डोमिनल, ये तीनों, या एब्डोमिनल का दूसरा नाम डायाफ्रामिक ब्रीदिंग, तीनों की तीनों। तो सीक्वेंस क्या है, तो सिंपल सी बात है, क्लेविकुलर में क्या करना है अपने को, क्लेविकल्स तक ऊपर तक सांस भरना, ऊपर की साइड में, नीचे नहीं भरना, पेट चाहे ना फूले, बट क्लेविकल्स की साइड ऊपर कंधे उठेंगे, ऐसा कुछ होगा ही होगा। तो स्टार्टिंग हमेशा कहां से होती है, लेटने से होती है। कहते आप लेट जाएं, सबसे पहले लेटने से होगी हर चीज में, आपकी रेस्पिरेशन आदि जितनी भी आप करेंगे प्रैक्टिस, सब में आपका लेटने से होगी। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शवासन में लेटना। ओके, तो जैसे सी उत्तर होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी के उत्तर नहीं होने चाहिए आपके, ना तो ये होगा 4, ना ही 1 होगा। तो ऑप्शन अपने पास 50-50 रह गए। अब इसके बाद में आगे शुरू करें, तो क्या एकदम से आप जो है सांस ले सकते हैं क्या शुरुआत में, तो वैसे पूरा प्रैक्टिस है, 1-2 बार आप जो है आसन प्राणायाम बंद मुद्रा जो पुस्तक है, क्लेविकुलर ब्रीदिंग जो है, जो मैंने पढ़ाया है आपको, उसको एक बार सीक्वेंस में आप देख लेंगे पुस्तक में, या प्रैक्टिस कर लेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप, तो कभी भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलने वाले। तो इसमें प्रैक्टिस का ही रोल है, अदरवाइज आप इस चीज को कभी नहीं कर पाएंगे, ये सोल्व नहीं होगी। तो इसको अब देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा इसका। अभी तक हमें ये कंफर्म हो गया कि शवासन में लेटना सबसे पहले होगा, ऑप्शन 2 या 3 इनमें से होगा, 50-50 हमारे पास ऑप्शन आ गया। इसके बाद में आगे बात करें तो क्या कहा गया, कहते हैं धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना, धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना, और उसके बाद में कहते हैं एकदम से जो अपना रिब केज है उसको पूरी तरह से सांस लेना, उसके अंदर इनहेल करना पूरा, एक्सपेंड रिब केज, रिब केज को एक्सपेंड कर देना। तो सी के बाद में क्या आया, ई आया। यहां पर सारी चीजों को लिखा नहीं जा सकता अलग से, तो इसलिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूं सी और ई। सी ई के बाद की अगर बात की जाए तो यहां तक भी ठीक है। उसके बाद में श्वास लिया और लेते लेते अब कहां करना है, अपने कंधों को और कॉलर वाला हिस्सा जो है ऊपर, मतलब जहां क्लेविकल बोन है उसको ऊंचा उठाना है, ताकि उस साइड में, ऊपर की साइड में जो है लंग्स के, वहां सांस पूरा फिल हो, ठीक है। तो उसके बाद में ए आया अपना, तो ए हो गया। फिर उसके बाद में सी ई ए। अब इसके बाद में यहां पर है कि धीरे धीरे सांस छोड़ें, या तो बी, या फिर सांस छोड़े और ऊर्ध्व छाती पसली आदि को आराम की मुद्रा में छोड़ना। अब इनमें से कंफ्यूजन है यहां पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपका पहले जो है धीरे धीरे एक्सहेल स्लोली एंड रिलीज द लोअर लैंग, धीरे धीरे आपको सांस छोड़ना है, बी होगा, सी ई ए और बी। और फिर लास्ट में जो है आपको एक्सेल एंड रिलैक्स अपर चेस्ट एंड रिब केस, फिर धीरे से अपर चेस्ट और रिब केस को भी रिलैक्स कर देना है, डी माने लास्ट में डी होगा। तो ये जो है अभी आपको ना भी समझ में आए तो आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, क्लेविकर जो रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, वो मैंने करवाई हुई है, आपको यूनिट 10 में मिलती है, तो वहां पर स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न देख करके नहीं होने वाला, ये तो पक्की बात है। आप जब तक इसको करेंगे नहीं प्रैक्टिस में, सिस्टमेटिक नहीं करेंगे, एक तो होता है वैसे ही देखा और कर लिया, हो गया क्लासरूम में आपने किया हो कभी, इसको सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे 4-5 बार, तो आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। और ये कल को प्रश्न फिर आएगा घूम करके, ध्यान रखना है 3 प्रकार की ब्रीदिंग है, क्लेविकुलर, थोरेसिक, एब्डोमिनल या डायफ्रामिक, दोनों नाम इसी के एब्डोमिनल के। इन तीनों का जोड़ होता है हमारा यौगिक ब्रीदिंग। तो इस प्रकार से हमारा पार्ट 1 21 जून 2023 को जो एग्जाम हुआ था, 1 से 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और कोई भी कमी रह गई है जिसको हम सुधार सकते हैं उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, एक्यूरेट योगा से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और उसमें दिए गए किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका नेट या जेआरएफ सुनिश्चित हो सके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।